नमस्कार। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल विषय पर बात करने वाले हैं, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। नमस्कार। हाँ, ये वाकई एक ऐसा मुद्दा है जिसकी कई परतें हैं और इतिहास बहुत गहरा है। बिल्कुल। और आज हम कोशिश करेंगे कि इसकी जड़ों से लेकर जो मुख्य घटनाएं हुई और आज क्या स्थिति है उस पर एक विस्तृत नजर डालें। हाँ, ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो। तो ये दुनिया के सबसे पुराने, शायद सबसे पेचीदा भू राजनीतिक संघर्षों में से एक है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं, इसके मुख्य पहलुओं को देखते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, मतलब ऐतिहासिक दावों से। ये जो जमीन है भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच वाली, हाँ, इस पर यहूदी और अरब दोनों का सदियों पुराना दावा रहा है ना? ऐतिहासिक भी, धार्मिक भी। बिल्कुल। प्राचीन इजराइल और यहूदा यहीं थे। हाँ। लेकिन फिर जैसा आपने कहा, रोमन्स ने यहूदियों को यहाँ से निकाल दिया था पहली दूसरी सदी में। और फिर कई सदियों बाद 7वीं सदी में जब इस्लामी विजय हुई तो अरब आबादी, जो ज्यादातर मुस्लिम थी, वो इस इलाके में प्रमुख हो गई। और फिर ऑटोमन साम्राज्य का लंबा दौर रहा, करीब 400 साल। हाँ, करीब 400 साल ऑटोमन शासन। और उसके बाद पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन का कंट्रोल ले लिया। अच्छा, और यहीं पर वो 1917 का बेल्फोर घोषणा पत्र आता है। वो क्या था? हाँ, वो बहुत अहम है। उसमें ब्रिटेन ने एक तरह से वादा किया कि वो फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर बनाने में मदद करेगा। अब जाहिर है इससे वहां जो अरब फिलिस्तीनी रह रहे थे उनमें काफी नाराजगी फैली। स्वाभाविक है। और उसी दौरान यूरोप में यहूदियों पर जुल्म भी बढ़ रहे थे। तो ज़ायोनी आंदोलन तेज हुआ, मतलब यहूदियों के लिए एक अपना देश बनाने का आंदोलन। हाँ। और इसने यहूदियों को फिलिस्तीन जाने के लिए प्रोत्साहित किया। तो अरबों और यहूदियों के बीच तनाव बढ़ने लगा। ओके। फिर आया 1947 और संयुक्त राष्ट्र का वो बंटवारा प्लान। हाँ, यूएन पार्टीशन प्लान। इसने जमीन को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा। एक यहूदी राज्य करीब 55% जमीन और एक अरब राज्य 45%। और यरूशलेम का क्या? यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय कंट्रोल में रखने की बात थी। अब यहूदियों ने तो इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन अरबों ने इसे पूरी तरह से नकार दिया। नकार दिया? क्यों? उन्हें नाइंसाफी लगी? हाँ, उन्हें लगा ये उनके साथ नाइंसाफी है। और इसी माहौल में 14 मई 1948 को इजराइल ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। और ऐलान होते ही युद्ध? बिल्कुल, तुरंत। मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक, लेबनान, इन सब पड़ोसी अरब देशों ने मिलकर हमला कर दिया। ये पहला अरब इजराइल युद्ध था। और नतीजा ये हुआ कि इजराइल जीत गया और उसने यूएन प्लान में मिली जमीन से भी ज्यादा इलाके पर अपना कंट्रोल कर लिया। और इसी दौरान वो हुआ जिसे नगबा कहते हैं। हाँ, नगबा या महाविनाश। इस युद्ध के दौरान और इसके बाद करीब 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी या तो भाग गए या उन्हें निकाल दिया गया। 7 लाख। हाँ, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। और आज भी ये शरणार्थी समस्या एक मुख्य मुद्दा है। ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद भी तो कई बड़े युद्ध हुए। 1967 का 6 दिवसीय युद्ध शायद सबसे अहम था। हाँ, बिल्कुल। 1967 का युद्ध एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इजराइल ने सिर्फ 6 दिन में वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम जॉर्डन से छीन लिया। गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप मिस्र से। और गोलान हाइट्स सीरिया से। हाँ, बाप रे। और यही वो इलाके हैं जिन्हें आज कब्जे वाले क्षेत्र या ऑक्यूपाइड टेरिटरीज कहा जाता है। और इन्हीं पर फिलिस्तीनी अपना भविष्य का राज्य चाहते हैं। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी इन्हें कब्जे वाले इलाके मानता है। फिर 1973 में यौम किप्पुर युद्ध भी हुआ। क्या शांति की कोशिशें नहीं हुई? मुझे याद है ओस्लो समझौते हुए थे 90 के दशक में। हाँ, हुई। 1993-95 के ओस्लो समझौते एक बड़ी कोशिश थी। इजराइल और पीएलओ यानी फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के बीच बातचीत हुई। हाँ। और फिलिस्तीनी अथॉरिटी बनी जिसे वेस्ट बैंक और गाजा के कुछ हिस्सों पर सीमित स्वशासन मिला। लगा कि शायद 2 राज्य समाधान की तरफ बात बढ़ रही है। लेकिन वो जो सबसे मुश्किल मुद्दे थे, फाइनल स्टेटस इश्यूज जिन्हें कहते हैं, जैसे यरूशलेम का क्या होगा, शरणार्थियों की वापसी होगी या नहीं, सीमाएं कहाँ तय होंगी, वो अनसुलझे रह गए। फिर 2000 में कैंप डेविड शिखर सम्मेलन भी फेल हो गया और उसके बाद दूसरा इंतिफादा यानी फिलिस्तीनी विद्रोह शुरू हो गया, जो काफी हिंसक था।
और आज की क्या स्थिति है? गाजा और वेस्ट बैंक में हालात काफी अलग है ना? हाँ, बहुत अलग। 2007 से गाजा पट्टी पर हमास का कंट्रोल है। हमास एक इस्लामी समूह है जिसे कई पश्चिमी देश आतंकवादी संगठन मानते हैं। ओके। इसके बाद इजराइल और मिस्र ने सुरक्षा का हवाला देते हुए गाजा की कड़ी नाकेबंदी कर दी, जो आज तक जारी है। और वहां तो इजराइल और हमास के बीच कई बार लड़ाई हो चुकी है। हाँ, बार बार। 2008, 9, 2012, 2014, 2021 और फिर अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद जो युद्ध शुरू हुआ वो अब तक का सबसे घातक है। और वेस्ट बैंक का क्या हाल है? वेस्ट बैंक तकनीकी रूप से पीए के नियंत्रण में है, लेकिन वहां इजरायली सेना की मौजूदगी है और सबसे विवादास्पद चीज है इजरायली बस्तियां। हाँ, बस्तियां वो तो लगातार बढ़ रही हैं। हाँ, उनका विस्तार जारी है, जिसे संयुक्त राष्ट्र और ज्यादातर दुनिया अवैध मानती है। हालांकि इजराइल इस बात से सहमत नहीं। और ये जो 2023-24 का युद्ध है, अक्टूबर 2023 में हमास के हमलों के बाद शुरू हुआ, इसमें तो बहुत ज्यादा तबाही हुई है। बहुत ज्यादा। हमास के उस भयानक हमले में इजराइल में करीब 1200 लोग मारे गए थे और कई बंधक बना लिए गए। हाँ। और उसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर जो सैन्य कार्रवाई की है उसमें भारी तबाही हुई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2024 तक 37,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। 37,000? हाँ, और इनमें एक बड़ी संख्या आम नागरिकों और बच्चों की है। गाजा में मानवीय संकट बहुत गंभीर है। खाने पीने, दवाइयों की भारी कमी है। हाय भगवान। तो ये जो मुख्य मुद्दे हैं जो समाधान में बाधा डाल रहे हैं, वो एक बार फिर से बताएंगी? हाँ, मोटे तौर पर 4 हैं। पहला, यरूशलेम। दोनों इसे अपनी राजधानी मानते हैं। ठीक है। दूसरा, फिलिस्तीनी शरणार्थी। लाखों शरणार्थी और उनके वंशज वापसी का अधिकार चाहते हैं, जिसे राइट ऑफ रिटर्न कहते हैं। इजराइल को डर है कि इससे उसका यहूदी चरित्र बदल जाएगा। तीसरा, सीमाएं। आमतौर पर 1967 युद्ध से पहले की सीमाओं की बात होती है, लेकिन वेस्ट बैंक में बनी बस्तियों ने इसे बहुत जटिल बना दिया है। और चौथा, सुरक्षा। इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित रहता है, खासकर हमास जैसे समूहों से। वहीं फिलिस्तीनी कहते हैं कि कब्जा और नाकेबंदी ही उनकी असुरक्षा और मुश्किलों की जड़ है। और इस सब पर दुनिया क्या कहती है? अंतर्राष्ट्रीय रुख क्या है? दुनिया भी कह सकते हैं बटी हुई है। संयुक्त राष्ट्र और ज्यादातर देश आधिकारिक तौर पर 2 राज्य समाधान का समर्थन करते हैं। ओके। ज्यादातर देशों ने इजराइल को मान्यता दी है, लेकिन फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने वाले देश कम हैं, हालांकि उनकी संख्या बढ़ रही है। और बड़े देशों का रुख? अमेरिका, अरब देश। अमेरिका पारंपरिक रूप से इजराइल का सबसे मजबूत सहयोगी रहा है। अरब देश ज्यादातर फिलिस्तीनी पक्ष का समर्थन करते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में कुछ अरब देशों जैसे यूएई, बहरीन और पहले से मिस्र और जॉर्डन ने इजराइल के साथ संबंध सामान्य भी किए हैं। तो कुल मिलाकर ये जमीन, धर्म, राष्ट्रीय पहचान, इतिहास, सुरक्षा, इन सब का एक बहुत ही गहरा, बहुत पेचीदा और दुखद संघर्ष है। हाँ, बिल्कुल। हिंसा का चक्र रुक नहीं रहा है और तमाम अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों के बावजूद कोई स्थायी समाधान अभी भी बहुत मुश्किल लग रहा है। सच में। नाएं इतनी तीव्र हों और सुरक्षा की चिंताएं दोनों तरफ इतनी वास्तविक हों, तो भविष्य में क्या कोई ऐसा नया नजरिया, कोई अलग रास्ता निकल सकता है जो इस खाई को थोड़ा कम कर सके? इस विभाजन को पाटने के लिए क्या जरूरी होगा? ये एक बड़ा सवाल है।